पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद भारतीय राजनीति में इन दिनों एक शब्द की चर्चा खूब हो रही है, भाजपा की वॉशिंग मशीन। यह सिर्फ एक तंज नहीं बल्कि विपक्ष का वह राजनीतिक आरोप है जो लगातार सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनते रहा है। आरोप यह है कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार, घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग या सत्ता के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, जिनके दरवाजे पर ईडी, सीबीआई या आयकर विभाग की दस्तक सुनाई देती है, वे जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं या एनडीए के साथ खड़े हो जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार अचानक धीमी पड़ जाती है। कई मामलों में जांच ठंडी पड़ जाती है, फाइलें गायब होने लगती है और कई नेता राजनीतिक पुनर्जन्म के साथ नई भूमिका में दिखाई देने लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं पंकज मुकाती। आप नेता राघव चड्ढा समेत 7 नेताओं के भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं ने इस बहस को फिर तेज कर दिया है। सवाल वही पुराना, क्या भाजपा सचमुच एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन चुकी है जहां राजनीतिक दाग सत्ता की चमक में धुल जाते हैं, या यह सिर्फ विपक्ष का गढ़ा हुआ एक नैरेटिव है? आज एक नहीं कई नेताओं पर दर्ज मामलों से समझेंगे कि क्या वाकई बीजेपी की वॉशिंग मशीन से सारे दाग धुल जाते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस सहित कई मीडिया की एक पड़ताल में एक बात सामने आई कि 2014 के बाद ऐसे 25 बड़े विपक्षी नेताओं की पहचान हुई जो ईडी या सीबीआई की जांच के दायरे में थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इनमें से 23 नेताओं को किसी न किसी रूप में बड़ी राहत मिली, वहीं 3 मामलों में केस पूरी तरह बंद हो गए, जबकि 20 मामलों में जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई। केवल 2 नाम ऐसे रहे जहां जांच में कोई स्पष्ट नरमी नहीं दिखी। इन 25 नेताओं में 10 कांग्रेस से, 4 एनसीपी और 4 शिवसेना से, 3 टीएमसी से, 2 तेलुगु देशम पार्टी से और 1 समाजवादी पार्टी तथा वाईएसआर कांग्रेस से थे। सबसे दिलचस्प तथ्य यह था कि इनमें 12 नेता अकेले महाराष्ट्र से थे, जिनमें से 11 ने 2022 के बाद पाला बदला। इस पूरे नैरेटिव को समझने के लिए सिर्फ आरोप नहीं बल्कि घटनाओं की टाइमलाइन भी देखना जरूरी है, ताकि ये हवा हवाई नहीं लगे। कई मामलों में पैटर्न लगभग एक जैसा दिखता है, जैसे पहले ईडी, फिर सीबीआई, फिर आईटी की कार्रवाई, फिर राजनीतिक पाला बदलना और उसके बाद जांच की रफ्तार का अचानक धीमा पड़ जाना। सबसे पहला नाम है अजीत पवार का। एनसीपी के दिवंगत नेता अजीत पवार महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े कथित धन शोधन और अनियमितताओं के मामले में जांच के घेरे में आए। अगस्त 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अजीत पवार, शरद पवार और अन्य नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसी प्राथमिकी के आधार पर सितंबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच शुरू की। अक्टूबर 2020 में आर्थिक अपराध शाखा ने समापन रिपोर्ट दाखिल कर दी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध किया। अप्रैल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन उसमें अजीत पवार का नाम शामिल नहीं था। जून 2022 में शिवसेना टूटने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने भाजपा के साथ सरकार बनाई। इसके बाद अक्टूबर 2022 में मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने प्रवर्तन निदेशालय के सबूतों के आधार पर आगे जांच की मांग की। फिर जुलाई 2023 में अजीत पवार खुद एनडीए सरकार में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री बने और जनवरी 2024 में आर्थिक अपराध शाखा ने दूसरी समापन रिपोर्ट दाखिल कर दी, यानी समापन रिपोर्ट मिल गई। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल पर एयर इंडिया के 111 विमानों की खरीद, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस विलय और विदेश एयरलाइंस को लाभ पहुंचाने जैसे मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही थी। जून 2023 में भाजपा समर्थित एनडीए खेमे के साथ आ गए। इसके बाद मार्च 2024 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए समापन रिपोर्ट दाखिल कर दी, यानी मामला बंद। अब आते हैं शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक पर, जिनकी कंपनियों और एक सुरक्षा फर्म के बीच कथित अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की। जून 2021 में सरनाईक ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर भाजपा से समझौते की सलाह दी और कहा कि वे प्रवर्तन निदेशालय की प्रताड़ना झेल रहे हैं। जून 2022 में शिवसेना टूटने पर वे एकनाथ शिंदे गुट के साथ भाजपा समर्थित एनडीए में चले गए।
सितंबर 2022 में उनके खिलाफ दर्ज सारे मामले दब गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को तो आप जानते ही हैं, जब वे कांग्रेस में थे तब उन पर शारदा चिट फंड घोटाले के संगीन आरोप थे। 2014 में सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उनके आवास और कार्यालयों पर छापेमारी की। नवंबर 2014 में उनसे कड़ी पूछताछ की गई। इसके बाद उनका नाम 2015 में लुई बर्जर रिश्वत मामले में भी आया। इस मामले में राज्य पुलिस की जांच पर सवाल उठे थे। हालांकि अगस्त 2015 में ही हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके थे। इसके बाद दोनों मामलों में कोई बड़ी प्रगति देखने को नहीं मिली। इसके बाद मामला खुला तो रहा, लेकिन जांच में कोई प्रगति नहीं दिखी। आज वे भाजपा के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों में हैं, बड़ा चेहरा हैं, लेकिन मामला दबा हुआ है। एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ पर कोल्हापुर की सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री में कथित धन शोधन और किसानों के पैसे के दुरुपयोग का आरोप था। फरवरी और मार्च 2023 में ईडी ने छापेमारी की। जुलाई 2023 में हसन मुशर्रफ अजित पवार के साथ भाजपा समर्थित एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद न तो कोई छापेमारी हुई, न ही कोई जांच में तेजी दिखाई दी। यानी कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन से क्लीन होना आम बात है। और अब इसमें अगले नेता हैं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी। शारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले के प्रमुख आरोपियों में उनका नाम रहा है। इस मामले में कई तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर आरोप था कि वे कथित फर्जी कंपनी को लाभ पहुंचाने के बदले नगद राशि लेते या उस पर बातचीत करते कैमरे में दिखाई दिए थे। अप्रैल 2017 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। अप्रैल 2019 में सीबीआई ने लोकसभा स्पीकर से अभियोजन की मंजूरी मांगी, क्योंकि कथित घटना के समय शुवेंदु अधिकारी लोकसभा सांसद थे। दिसंबर 2020 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद मामला कानूनी रूप से खुला रहा, लेकिन अभियोजन की मंजूरी अब तक लंबित है। फाइल वर्षों से स्पीकर की मेज पर अटकी हुई है और जांच में कोई प्रगति नहीं देखी गई। इसी प्रकार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के प्रमुख आरोपियों में रहे। भाजपा ने खूब इस मामले को उछाला। यह मामला मुंबई की आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट आवंटन और निर्माण नियमों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था। दिसंबर 2011 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अशोक चव्हाण के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप था कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स को मंजूरी दी और बदले में अपने रिश्तेदारों के लिए 2 फ्लैट सुनिश्चित किए। जुलाई 2012 में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया। इसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन शोधन की जांच शुरू की और उनसे पूछताछ की। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिससे मुकदमे की रफ्तार धीमी पड़ गई। फरवरी 2024 में अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया। फिलहाल मुकदमे पर रोक जारी है और जांच की दशा को लेकर राजनीतिक सवाल उठते रहे, लेकिन अभी वे पूरी तरह से आराम में हैं। उद्योगपति और पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल का नाम कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में प्रमुख रूप से सामने आया। उन पर आरोप था कि कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितताओं के जरिए लाभ प्राप्त किया। जून 2023 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। वर्ष 2016 और 2017 में उन्हें 2 अलग अलग मामलों में आरोप पत्र का सामना करना पड़ा। इन मामलों में आरोप था कि गलत जानकारी और प्रभाव का उपयोग कर कोयला ब्लॉक को लाभ दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की और आरोप पत्र दाखिल किया। अप्रैल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन से जुड़े एक नए मामले में जिंदल स्टील एवं पावर तथा नवीन जिंदल के ठिकानों पर छापेमारी की। मार्च 2024 में नवीन जिंदल, जैसा कि नेताओं के साथ होता रहा है, ईडी सीबीआई के बाद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद वे भाजपा के उम्मीदवार भी बन गए। मतलब एक आदमी जो तमाम केस झेल रहा था, जिसके खिलाफ भाजपा मोर्चा खोले हुए थी, वो अब उसका प्रत्याशी था। मामले तकनीकी रूप से अब भी खुले हैं जैसे दूसरे मामले खुले, लेकिन गति धीमी है या बंद ही है। एक और मामला है शिवसेना सांसद भावना गवली का। भावना गवली पर एक ट्रस्ट से करोड़ों रुपए के कथित गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। अगस्त 2021 में ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। जून 2022 में शिवसेना टूटने के बाद भावना गवली एकनाथ शिंदे गुट के साथ भाजपा समर्थित एनडीए में शामिल हो गई। इसके बाद इस मामले में कोई पूरक आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, होना भी नहीं था। मुंबई के वरिष्ठ नेता दिवंगत बाबा सिद्दीकी के खिलाफ
स्लम पुनर्विकास परियोजना से जुड़ी कथित अनियमितता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की जांच शुरू हुई। आरोप था कि इस परियोजना में वित्तीय गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन के जरिए बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाया गया। मई 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने बाबा सिद्दीकी से जुड़े परिसरों पर छापामारी की। वर्ष 2028 में एजेंसी ने इस मामले से जुड़े एक डेवलपर की 450 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की। यह मामला मुंबई के एक बड़े स्लम पुनर्विकास प्रोजेक्ट से जुड़ा बताया गया। फरवरी 2024 में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जो भाजपा समर्थित एनडीए का हिस्सा थी। इसके बाद जांच औपचारिक रूप से जारी रही, लेकिन कार्रवाई की गति को लेकर सवाल उठते रहे, पर मामला जस का तस दबा हुआ है। अब आते हैं झारखंड पर। झारखंड की नेता गीता कोड़ा का नाम सीधे किसी बड़े घोटाले में नहीं था, बल्कि उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मामलों के कारण चर्चा में रहा। मधु कोड़ा पर खनन घोटाला, आय से अधिक संपत्ति और कोल ब्लॉक आवंटन जैसे मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच चलती रही। सितंबर 2012 में सीबीआई ने मधु कोड़ा के खिलाफ कोयला ब्लॉक मामले में प्राथमिकी दर्ज की। दिसंबर 2014 में आरोप पत्र दाखिल हुआ। दिसंबर 2017 में उन्हें सजा सुनाई गई। हालांकि जनवरी 2018 में सजा पर रोक लग गई और फरवरी 2024 में गीता कोड़ा भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इसके बाद वे भाजपा की प्रमुख आदिवासी महिला चेहरों में शामिल हो गई। जांच अभी भी अन्य मामलों में जारी है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका स्थान और चेहरा मजबूत बना हुआ है। एक और महाराष्ट्र के नेता का नाम इसमें आता है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का नाम सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकों और महाराष्ट्र सदन निर्माण से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामलों में प्रमुख रूप से सामने आया। उन पर आरोप था कि मंत्री रहते हुए ठेकों के आवंटन में अनियमितता हुई और उससे करोड़ों रुपए का आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। वर्ष 2015 में महाराष्ट्र की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया। मार्च 2016 में ईडी ने छगन भुजबल को गिरफ्तार किया और अप्रैल 2016 में आरोप पत्र दाखिल किया। 2 वर्ष जेल में रहने के बाद 2018 में उन्हें जमानत मिली। इसके बाद विदेश यात्रा की अनुमति मिली, जिसका ईडी ने विरोध किया था और सितंबर 2021 में विशेष अदालत से उन्हें राहत मिली और मामले की गति धीमी पड़ने लगी। जुलाई 2023 में छगन भुजबल अजीत पवार गुट के साथ भाजपा समर्थित एनडीए में शामिल हो गए। नवंबर 2023 में विशेष अदालत ने खुद टिप्पणी की कि मामला घोंगे की चाल से आगे बढ़ रहा है। दिसंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश यात्रा की अनुमति के खिलाफ अपनी याचिका भी वापस ली। आज छगन भुजबल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। इसी तरह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की जांच चली। यह मामला आयकर विभाग की जांच के आधार पर आगे बढ़ा था। वर्ष 2016 से एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही थी। नवंबर 2020 में ईडी ने उनसे फिर पूछताछ की। इसी दौरान अमरिंदर का कांग्रेस से टकराव बढ़ा और नवंबर 2021 में अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और सितंबर 2022 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद रणिंदर सिंह से जुड़े मामले में कोई प्रगति सामने नहीं आई। यह मामला भी राजनीतिक बदलाव और जांच की रफ्तार वाले पैटर्न से मिलता जुलता ही है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश की नेता के गीता और उनके पति पर बैंक धोखाधड़ी का गंभीर मामला दर्ज हुआ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आरोप लगाया कि उनकी कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 42 करोड़ रुपए का ऋण गलत जानकारी देकर लिया और बाद में चूक की। जून 2015 में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया। सितंबर 2022 में विशेष अदालत ने दोनों को 5 साल की सजा सुनाई। बाद में तेलंगाना हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी और वर्ष 2019 में के गीता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। मार्च 2024 में अदालत ने दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दी, लेकिन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अब तक उस आदेश को चुनौती नहीं दी। इस मामले की जांच की धीमी रफ्तार को उदाहरण के रूप में देखा गया। जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि 2 ऐसे नेता भी हैं जिनके मामलों में बीजेपी की वॉशिंग मशीन भी काम नहीं आई। वो हैं, पहला ज्योति मिर्धा, वर्ष 2023 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उनका नाम सीधे किसी मामले में नहीं था, लेकिन इंडिया बुल्स, यस बैंक और शेयर मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ाने जैसे मामलों में उनके रिश्तेदारों, खासकर इंडिया बुल्स प्रमोटर समीर गहलोत और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी रही। मार्च 2020 से लेकर 2024 तक एजेंसी की लगातार जांच चलती रही और फरवरी 2024 में भी छापेमारी हुई। इसी तरह वाईएस सुजाना चौधरी 2019 में तेलुगु देशम पार्टी छोड़कर
भाजपा में शामिल हुई, उन पर बेस्ट एंड क्रॉम्पटन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले में आरोप लगे। जांच एजेंसियों के अनुसार उनकी कंपनी ने बैंकों के समूह से 360 करोड़ से अधिक का ऋण लेकर कथित रूप से धोखाधड़ी की और चूक की। प्रवर्तन निदेशालय ने 2016 में मामला दर्ज किया, 2018 में छापेमारी की और 2019 में संपत्तियां जब्त की। भाजपा में शामिल होने के बाद भी आरोप पत्र कायम रहा और मामला ट्रायल तक पहुंच गया। इसी वजह से इन दिनों नामों को अक्सर उन अपवादों के रूप में गिना जाता है जहां पार्टी बदलने के बावजूद जांच की धार पूरी तरह कम नहीं हुई। आखिर इसमें सवाल सिर्फ भाजपा, ईडी या सीबीआई का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता का है। अगर जांच एजेंसियों का कार्रवाई राजनीतिक निष्ठा बदलते ही धीमी पड़ती दिखे तो संदेह स्वाभाविक रूप से गहराता है, और अगर यह सिर्फ संयोग है तो भी इसका सबसे बड़ा नुकसान इन संस्थाओं की साख को और आम आदमी के भरोसे को ही होता है। भाजपा की वॉशिंग मशीन और उसमें धुलने वाले नेताओं की कहानी की पूरी फहरिस्त आज हमने आपको पॉलिटिक्स वाला में बताई। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।